हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और हमने देखा था कि किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और मेन जो फंक्शन का काम करता है, मेन जो किडनी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन है, नेफ्रॉन। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो के अंदर, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग क्या है। नेफ्रॉन का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या है कि उसे क्या करनी है, यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। अब यूरिन फॉर्मेशन किससे होगी, जो हमारी बॉडी से ब्लड है। अब ब्लड के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, साथ में उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट है। तो उस ब्लड से क्या करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करना और उसे बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर देना यूरिन की फॉर्म में। ये है काम नेफ्रॉन का। अब जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने देखा था सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आता है, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, माल्पीगियन बॉडी। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कलेक्टिवली जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, माल्पीगियन बॉडी। अब इस माल्पीगियन बॉडी के अंदर क्या होता है, रीनल आर्टरी जो किस में डिवाइड हो जाती है, फर्दर एट्रियोल्स के अंदर। ये देखो स्ट्रक्चर में जो रीनल आर्टरी है जो क्या लेके आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किस में डिवाइड हो गई, एट्रियोल्स में। और फिर वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में। थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि जैसे ये कैपिलरीज में डिवाइड होगी तो यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम एरिया होगा ब्लड के पास फ्लो करने के लिए। तो एरिया डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से यहाँ से ब्लड के अंदर से जो फिल्ट्रेट है, कुछ फिल्ट्रेट कहाँ आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ट्रेट कहाँ आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। यहाँ पे क्या आ गया, अब फिल्ट्रेट आ गया। और यहाँ पे कौन कौन से फिल्ट्रेट आएंगे, यहाँ पे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फैट्स नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल के अंदर भी यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत थिन पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर फैट्स क्या होते हैं, पास नहीं हो सकते। जो और सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि बाकी जो और सब्सटेंसेस है ब्लड के अंदर, जैसे प्लाज्मा है, या फिर प्लाज्मा के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, किसको छोड़ के, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फैट को छोड़ के जो भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाता है। अब हम इसको यूरिन नहीं बोल सकते क्योंकि यूरिन अभी फॉर्म नहीं हुआ, इसे हम फिल्ट्रेट बोल सकते हैं, जो फिल्टर होके कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल के अंदर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट। तो इन बोमेंस कैप्सूल ब्लड हैविंग नाइट्रोजनस वेस्ट गेट्स फिल्टर्ड। नाइट्रोजनस वेस्ट भी साथ में आ जाता है फिल्ट्रेट की फॉर्म में। दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इस फिल्ट्रेशन को हम क्या नेम देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन 125 ml फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर मिनट। और एक मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट आता है, 125 ml। यानी कि अगर हम 1 डे के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो 1 डे के अंदर 180 लीटर्स फिल्ट्रेट आ जाता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, हेल्दी पर्सन की, उनके अंदर एक दिन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 1 to 1.5 लीटर्स होता है। यानी यूरिन फॉर्मेशन तो सिर्फ 1 to 1.5 लीटर हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना आ गया, 180 लीटर्स, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 180 लीटर्स जो फिल्ट्रेट आया है, अब उसके साथ क्या होगा, जब 180 लीटर फिल्ट्रेट है अब उसके साथ क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। यानी कि अब ये जो 180 लीटर फिल्ट्रेट आता है इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी है बट कुछ अमाउंट में। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साथ में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है सिर्फ वही प्रेजेंट होंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। लेकिन ये तो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, इन्हें तो हम बॉडी से आउट एक्सपेल नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए ये जो सब्सटेंसेस है इनका क्या होता है, अब रीएब्सॉर्प्शन होता है। और रीएब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा,
जो ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, क्योंकि अब बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जो भी फिल्ट्रेट आया है वो कहाँ पे जाएगा, अब ट्यूबुलर पार्ट के अंदर, यानी कि पीसीटी में, फिर लूप ऑफ हेनले में, उसके बाद डीसीटी में। तो यानी कि ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये क्या करेगा, इसको रीएब्सॉर्ब करने का काम करेगा। कैसे, यहाँ पे ये देखो हमने क्या बना रखी है, ये एट्रियोल। तो ये जो एट्रियोल्स है या फिर आर्टरीज है, जो भी है, ये क्या करती हैं, इसको पूरे के पूरे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट को एक कवर करके रखती हैं, यानी कि पूरे नेफ्रॉन को अपने अंदर ये कवर करके रखती है, पूरे नेफ्रॉन के बाहर ये ऐसे लिपटी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, अब ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे जैसे यहाँ से वो पास होता है फिल्ट्रेट, उसके अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो भी यूजफुल सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ डाइजेस्टेड फूड्स हैं, एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती जाती हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसे क्या करती है, ट्यूबुलर पार्ट से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर से रीएब्सॉर्प्शन किस लिए नाम दिया है, क्योंकि ये दोबारा से उस फिल्ट्रेट को, जो फिल्ट्रेट आया था, उसे क्या करती हैं, यहाँ पे ये रीएब्जॉर्ब करती हैं। ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, इसके अंदर रीएब्जॉर्ब कर रही हैं इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को। तो यानी कि अमाउंट क्या हो गया, जो भी अमाउंट 180 लीटर्स जो एक दिन के अंदर बना था यूरिन का, उसको क्या कर लिया इन्होंने, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होता है, अब मान लो ब्लड के अंदर भी, अभी भी मान लो ब्लड के अंदर कुछ एक और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, तो उसे वो क्या कर देती है, सिक्रीट कर देती है। यहाँ से तो एब्जॉर्ब कर रही हैं जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो उन्हें बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट नहीं करना, उसे क्या कर रही हैं, ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, जैसे हमने क्या नेम दे दिया, रीएब्सॉर्प्शन। लेकिन कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट इन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को ये क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। यानी रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और रीसिक्रीशन, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रीशन, यानी सेलेक्टिव सिक्रीशन। सेलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि कुछ ही सब्सटेंसेस सिक्रीट किए जा रहे हैं और सिक्रीशन भी कर रही हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और ये दोनों काम जब कंप्लीट हो जाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सेलेक्टिव सिक्रीशन हो जाएगा, तो जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, उसे क्या करते हैं, डीसीटी के थ्रू, कि यहाँ से पास होती हुई यूरिन की फॉर्मेशन, जो यूरिन फॉर्म हुआ है, उसे डीसीटी के थ्रू कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, जो क्या काम करती है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। ये एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन से यहाँ पे यूरिन गया, यहाँ पे कोई और नेफ्रॉन अटैच्ड है, उससे भी यहाँ पे यूरिन आ जाएगा, वैसे यहाँ पे एक और नेफ्रॉन अटैच्ड है तो उससे भी यूरिन आएगा। इस तरीके से जितने भी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अपना अपना यूरिन कहाँ पे सिक्रेट कर देंगे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट किडनी के बाहर ओपन होएगी, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। और यूरेटर के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन को कहाँ पर लेके जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। और फिर यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का। तो सेकेंड पार्ट क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट में हम बोल सकते हैं फंक्शनिंग नेफ्रॉन की, उसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन। जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उन्हें फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से। और सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होगा साथ साथ। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका होगा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अभी भी ब्लड में प्रेजेंट हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयंस, K पॉजिटिव या फिर अमोनिया, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि क्या हो सके, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट हो सके। एंड ऑल द प्रोसेसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अक्कर बाय counter current mechanism. The urine formed per day is 1 to 1.5 liter and it is acidic in nature. नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है। तो ये हमने डिस्कस किया फंक्शनिंग के बारे में, किसकी, नेफ्रॉन की। अब हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या आया, फिल्ट्रेट। उसके बाद वो फिल्ट्रेट कहाँ पे पास कर दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि किसका, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको पास कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या होती है, रीएब्सॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन। उसके बाद जो भी यूरिन फॉर्म होता है उसे कहाँ भेजा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
देन वो कहाँ पे जाता है, रीनल पेल्विस के अंदर। फिर ये रीनल पेल्विस कहाँ पे खुलेगा, ओपन होगा, यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से बॉडी के आउटसाइड एक्सपेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेफ्रॉन क्या फंक्शन कर रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का काम। तो यहाँ पे जो है यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने का काम कंप्लीट हुआ, और जो बॉडी से बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सपेल आउट करने की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यानी आज हमारा ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। थैंक यू।